एवरीवन। जैसे कि आपको पता है CSIR नेट जून 2023 का रिजल्ट आउट हो चुका है और आज हम जिनसे बात करने वाले हैं उनका नाम आकाश है। वो आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा। सबसे अच्छी बात ये है आज के इंटरव्यू की कि आकाश की फ़िलहाल रैंक है ऑल इंडिया रैंक 8। लेकिन अगर आप ये वाली पूरी वीडियो देखेंगे ना, आपको इनकी जर्नी में ना काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा कि जैसा हम सोचते हैं कई बार जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है, चीज़ें एक्चुअल में वैसी हों ऐसा नहीं है। अब मैंने ये वाली बात क्यों बोली है, ये जानने के लिए आपको पूरा इंटरव्यू देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जानना चाह रहे होंगे कि ऑल इंडिया रैंक 8 है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मार्क्स कितने हैं? तो मार्क्स मैं नहीं बताऊंगी, मैं चाहूँगी आकाश आपको खुद बताएं। तो आकाश, आपके मार्क्स कितने हैं इस बार? नमस्ते मैम। नमस्ते आकाश, कैसे हैं आप? मैम मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैंने पूरी कहानी सुना दी है और मैं आपको वेलकम करना भूल गई हूँ। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। कैसा लग रहा है आपको? इंटरव्यू चल रहा है आपका? मैम प्राउड फील कर रहा हूँ और क्या कह सकता हूँ। हाउ स्वीट, बहुत अच्छी बात है। तो आप ना मुझे जल्दी से बताइए आपके मार्क्स कितने हैं? हाँ मैम, मेरा मार्क्स था इस बार 142.5। 142.5। अच्छा, मुझे सच सच बताना, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो आपको लगा था कि आप इतना अच्छा स्कोर कर लेंगे? नहीं मैम, नहीं लगा था? ओके। अच्छा, जब आपने आंसर की से अपने आंसर्स मैच कर लिए थे तब लगा था कि इतनी रैंक आ जाएगी? मेरा जब आंसर के मैंने मैच किया तो मेरा सब ठीक होने लगा और मुझे डाउट हुआ कि नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है। मैं मेरे आंसर एक्चुअली मैं मेरे दोस्त को भेजा वो रिस्पॉन्स की और उसने जब बोला कि हाँ इतना है तो मैंने यकीन किया। ओके। अच्छा, पहले आपको विश्वास नहीं होता कि लाइन से सारे ठीक कैसे हो रहे हैं क्वेश्चंस? हाँ मैम। ओके। फिर आपको आइडिया लगा कि इतने मार्क्स अगर बन रहे हैं तो मार्क्स तो अच्छे हैं ये, तो आपको रैंक का आइडिया था कि टॉप 10 में आ जाएगी? मुझे लगता था कि टॉप 20 में आ जाएगी, क्योंकि इस बार थोड़ा क्वेश्चन इजी भी तो था, तो इतना नहीं लगता था कि 10 में आ जाएगा। अच्छा, आपने कट ऑफ देखी ना इस बार की? तो इतनी अगर कट ऑफ है मतलब पेपर इजी तो नहीं था? नहीं मैम, कट ऑफ लेकिन ज़्यादा गया है। कट ऑफ तो 107 गया ना। तो अगर इजी होता पेपर तो 110 क्रॉस कर जाती ना कट ऑफ। हाँ मैम, ऑब्वियसली है ना। तो पेपर तो इस बार अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल पेपर था। तो आप मान लीजिए कि आप डिजर्व करते हैं। आपको इतनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, आपकी स्पीड अच्छी है, आप टाइम अच्छा मैनेज करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, तब जाके आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है। यस मैम। तो ये तो अब तो आपको मान लेना चाहिए, है ना, कि सब अच्छा है तब भी ऐसा हो पाया है। यस मैम, आप बोल रहे हैं तो मान लेता हूँ। नहीं, मैं क्या, सब बोल रहे होंगे। आपने बताया घर पे खुश है सब? हाँ, सब बहुत खुश है। आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स? टीचर्स, मेरे गाइड और मेरे रिलेटिव्स भी बहुत खुश हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब ना सारी ऑडियंस जानना चाह रही होगी कि आपने MSc कहाँ से करी है? मैम मैं MSc उत्कल यूनिवर्सिटी उड़ीसा से किया है। ओके। तो यहाँ पर ना मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में ना जो सिलेबस है वो नेट से ज़्यादा मैच नहीं करता है, तो क्या हम नेट जल्दी से निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? तो आप मुझे बता पाएंगे कि आपका जो MSc का सिलेबस था क्या वो एकदम नेट के रेलेवेंट था? बहुत डिफरेंट था वो हमारा MSc का सिलेबस और नेट का सिलेबस। तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि जिस बच्चे को लग रहा है कि मेरा MSc का सिलेबस डिफरेंट है तो मुझे तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, मैं तो नेट निकाल ही नहीं पाऊंगा? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बता दूं कि मैं जे केमिस्ट्री ज्वाइन किया जब मेरा एडमिशन हुआ MSc में, और मैंने एक साथ दोनों पढ़ना शुरू किया कि सेमेस्टर के लिए भी पढ़ा, वो भी अलग सिलेबस था, और नेट के लिए तो बहुत सारा सिलेबस है, वो भी शुरू किया, वीडियो देखना, असाइनमेंट करना। एक्चुअली मैं नेट के लिए पहले से ही चाहता था कि मेरा नेट हो जाए और मेरा प्रायोरिटी था नेट। सो मैं सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ता था, लेकिन इतना नहीं, मैं ज़्यादा फोकस था नेट पे। तो मैंने अच्छे से कंसिस्टेंसी रखी और रिवीजन की, आपके वीडियोस देखे और क्वेश्चंस करे, वो प्रीवियस क्वेश्चंस, और ज़्यादा कुछ नहीं किए। ऐसा चला और 7-8 महीने के बाद मेरा एग्ज़ाम हुआ नेट का, और मैम पहले अटेम्प्ट में ही मेरा JRF क्लियर हो गया। ओके। अच्छा, था उतना ही रहा। हाँ, ओके। अच्छा, मुझे ना एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। एक्चुअली 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं पहले ये पूछती हूँ कि आपको कब पता चला था कि नेट का एग्जाम कुछ होता है? BSc में। अच्छा, आपको BSc में ही पता था? हाँ मैम, क्योंकि हमारे BSc में एक अच्छे कॉलेज से करता था, NC ऑटोनोमस कॉलेज, वहाँ थोड़ा फेमस है। और वहाँ मेरे जो सीनियर्स थे वो IIT जाम के लिए पढ़ रहे थे, और उन्होंने भी बहुत सारे बताते थे कि ऐसा होता है, ऐसा नेट होता है, LS होता है, डिफरेंस क्या है, और स्टाइपेंड भी होता है, और बहुत सारे।
तो वो स्कोप था मेरा कि मैं जानता था ऐसा नेट होता है। तो आपने आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर किया था क्या उस टाइम? हाँ मैम, आई एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था और हो ओके, गया था भी हो भी गया था। इसमें। फिर आपने आपने ज्वाइन नहीं किया? और मैम जब देखा कि मैंने इतना ट्यूशन फी आईआईटी का और काउंसलिंग का, ओके। और आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, सो मैं अफोर्ड नहीं कर पाया। ओके, तो अच्छा आप मुझे ये बात ना ऑनेस्टली बताना, इस मैम टाइम पे जब आपके पास ऑल इंडिया रैंक 8 है जेआरएफ में, है ना, आप पीएचडी कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो अभी हाँ आपको मैम, फील होता है कि अगर आप आईआईटी जा पाते तो लाइफ थोड़ी बेटर होती, ऐसा कुछ है माइंड में? मुझे लगता है कि यहाँ तो सब कुछ हो रहा है, आईआईटी में क्या एक्स्ट्रा होता है मुझे नहीं लगता। ओके, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट वाइज तो आपने ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, तभी आप इतनी अच्छी रैंक ला पाए हैं, यस मैम। है ना। तो अल्टीमेटली केमिस्ट्री तो हम सीख ही रहे हैं और आपने बहुत अच्छा हाँ किया है एग्जाम में, यस है ना। मैम। तो अब ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि अभी तो हम एमएससी की बात कर रहे थे और आपने बीच में बोला कि जितनी कट ऑफ थी आपके एग्जैक्टली उतने ही मार्क्स थे और आपका हाँ जेआरएफ मैम। हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो अभी यस हम ये मैम। पीएचडी की बात भी कर रहे हैं और आपकी ऑल इंडिया रैंक 8 भी आई है, मतलब जर्नी काफ़ी बड़ी रही हाँ मैम। है ना। तो उसको कहाँ से स्टार्ट करें आप मुझे बताइए। आपने आप कह रहे हैं कि आपने एमएससी सेकंड सेमेस्टर में जो ज्वाइन किया था कोर्स? नहीं मैम, एडमिशन किया जब एमएससी में तभी लिथियम गैस मैंने बाय कर दिया था और स्टार्ट किया था ओके वीडियो देखना। ओके, अच्छा यहाँ पर ना मैं मैसेज देना चाहूँगी ऐसे वाले स्टूडेंट्स को जिनको लगता है कि एक बार एमएससी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके हाँ बाद मैम। 1 साल का ड्रॉप लेंगे और फिर प्रिपरेशन करेंगे। आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये पर्सनली ठीक नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप एमएससी को टाइम दोगे और फिर ड्रॉप 1 साल करोगे, उसके बाद भी नहीं हुआ तो वो फ्रस्ट्रेशन वो अलग लेवल का होता है। और उस फ्रस्ट्रेशन में शायद आपका और भी लेट हो जाए वो क्रैक करना। जो एमएससी टाइम में हम फ्री होते हैं तो इजी होता है वहाँ क्रैक करना, और कुछ ज्वाइन कर दे तो इतना प्रेशर नहीं होता। खाली बैठ के घर में पढ़ते रहते हैं, कुछ वो भी नहीं होता तो हमें लगता है कि बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है। और मैं बहुत दोस्तों को भी देखा है कि वो ज्वाइन करके कुछ और एमएससी के टाइम भी वो नेट जेआरएफ निकाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि ड्रॉप करना चाहिए ओनली हाँ प्रिपरेशन के जी, लिए। हाँ जी, तो ये वाली चीज़ हम यहाँ से मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको ऐसे वेट नहीं करना चाहिए कि पहले हमारी एमएससी कंप्लीट होगी, देन हम नेट के लिए पढ़ेंगे, देन हम पीएचडी करेंगे, क्योंकि नेट कोई आपका कोर्स नहीं है कि जैसे आपका एमएससी 2 साल का, फिर नेट 1 साल का, फिर पीएचडी 5-6 साल की, ऐसा सिस्टम नहीं है। नेट तो आप साथ साथ भी कर सकते हैं, और इनफैक्ट अगर आप साथ साथ करेंगे ना, प्रेशर थोड़ा सा कम रहेगा एमएससी में। आपको लगेगा कि अभी तो मेरे पास 2 साल हैं करने के लिए, मैं आराम से कर लूँगा। लेकिन एमएससी के बाद जब आप करना स्टार्ट करेंगे, फिर है कि निकालना ही है। अगर नहीं निकलेगा तो पेरेंट्स को क्या आंसर करेंगे, टीचर्स को क्या बोलेंगे, या फिर जो ये ईयर गैप है उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे इंटरव्यू में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी बेस्ट रहता है कि जितना जल्दी हो सके एमएससी में एडमिशन हुआ ज्वाइन करिए और ट्राई करिए एमएससी में ही आपको निकालना है। ये नेट जेआरएफ से फ्री होना है, उसके बाद आगे बढ़ेगी थोड़ी सी लाइफ। तो फिर आकाश उसके बाद क्या हुआ? आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, वो भी फर्स्ट मैम अटेम्प्ट में ही। इसमें हम जेआरएफ क्वालिफाई हो गया तो मुझे लगा कि फिर भी मुझे लगता है कि मुझे केमिस्ट्री कुछ नहीं आता है। मैं जेआरएफ तो क्लियर कर दिया, वो तो क्वेश्चन कर दिया, लेकिन इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में वो प्रोफेसर्स होते हैं वो बहुत कॉन्सेप्चुअल पूछते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे बुक पढ़ना चाहिए। और मेरा टिफर हो गया था, और टिफर जो शॉर्टलिस्ट हुआ था और उसके इंटरव्यू के लिए मैं पढ़ रहा था। ओके मैम लेकिन उन्होंने वो मुझे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, तब मेरा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट नहीं हुआ था, और ऐसा कुछ तो मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि शायद बुक थोड़ी और पढ़ना चाहिए, तो मैंने बुक फॉलो करना स्टार्ट कर दी। ओके तो मुझे लगा कि मेरा जेआरएफ हो गया तो मुझे बहुत कुछ तो आता होगा, वो क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस भी कर लिया। तो मुझे अगर मैं बुक पढ़ना स्टार्ट करूँ और अदर डिफरेंट सोर्सेज से जो कुछ भी एक्स्ट्रा है तो उसके लिए मैं लग गया, क्योंकि मुझे जेआरएफ हो गया था तो मैं रिलैक्स था और टेंशन नहीं था जेआरएफ हो और ना हो इसके लिए। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब नेट एग्जाम दिया तो मुझे कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस था कि पिछली बार इतना था हो गया और इस बार तो रैंक आ जाएगी, ऐसे लगता था। और लेकिन मेरा रिजल्ट जब आया एलएसबी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा रिवीजन नहीं था, प्रॉपर रिवीजन नहीं था, टेस्ट सीरीज नहीं दे रहा था। और मुझे सिर्फ लग रहा था अगली बार हो गया तो इस बार भी तो हो जाएगा, मैंने बुक्स वगैरह भी पढ़ ली है, ऐसा कुछ लग रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत कम मार्क रहा और डिमोटिवेटेड बहुत फील हुआ। और मेरे दोस्तों का तो जेआरएफ अच्छा रैंक और बहुत सारे दोस्तों का क्लियर हो गया, मुझे लगा कि मैं बहुत पीछे रह गया और कुछ गलती कर रहा हूँ मैं। तो मैंने तब ठान ली कि मुझे बहुत अच्छी रैंक लाना है और
आगे बढ़ना है, तो मैंने पढ़ना शुरू की अच्छे से। जैसे कि मुझे नोट्स को फिर से नोट्स को फिंगर टिप्स में लाना पड़ा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नेट गेट, आई एग्जाम सब किए, और सिस्टमेटिकली मैंने चला, ओनली बुक्स रेफर नहीं किया, रिवीजन की कमी नहीं की, अच्छे से प्रोसेस ठीक किया, और हो गया इस बार अच्छा रैंक आया। अच्छा ओके, तो फिर आपने ये मास्टर्स के बाद पीएचडी तो ज्वाइन कर ली थी, बीच में ईयर गैप तो नहीं आया ना? नहीं मैम, पीएचडी जल्दी ज्वाइन कर ली, खत्म होते ही एमएससी। आकाश, मैंने एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे, आई एम श्योर जो स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं वो भी पूछना चाहेंगे कि जब आपका जेआरएफ फर्स्ट टाइम पे ही हो गया था तो आपने वापस से जेआरएफ क्यों दिया? मतलब बाद में ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट में आपका एलएस नहीं हुआ, वो समझ आता है, बट उससे पहले तो आपका जेआरएफ हो गया था। तो यहाँ पर ना एक ये पॉइंट उठता है कि आपने एक सीट वेस्ट, अगर आप उस टाइम पे कर जाते जेआरएफ तो आप एक सीट वेस्ट कर देते, और अभी आपकी रैंक 8 आई है तो सीट तो आपने अभी भी वेस्ट कर दी, क्योंकि जेआरएफ तो पहले भी था। हालांकि मैं आपके पॉइंट से अग्री करती हूँ, पूरा अग्री करती हूँ, बट मैं चाहती हूँ आप खुद एक्सप्लेन करें इसको एक बार। हाँ मैम, ये बात मेरे बहुत सारे दोस्त ने जो सेंटर में गया था वो भी बोले कि तू क्यों आया एक सीट लेने, और मेरे दोस्त भी ऐसे बोले, मुझे भी बहुत बुरा लगता था। लेकिन मेरा कुछ प्रॉब्लम था कि मैंने जैसे बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना कटा उतना में मेरा जेआरएफ हुआ, तो मेरे दोस्त ने बोले, कुछ दोस्त होते हैं, मुझे बोले कि लॉक से हो गया, और मुझे वो थोड़ा बुरा लगा। नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो एलएस भी नहीं हुआ तो कॉन्फर्म हो गया, बताना भी नहीं चाहता था, तो मुझे बहुत बुरा लगा और डिमोटिवेटेड लगा कि आप बहुत सही बोल रहे थे, शायद मेरा लॉक में हो गया होगा, और इस बार तो मेरा नेट भी नहीं हुआ, तो मैंने वो मेरा ड्राइविंग कोर्स बन गया। तो मुझे लगा कि मुझे अच्छे से, बहुत अच्छे से अभी पढ़ना है और सिस्टमेटिकली, और अच्छा रैंक भी लाना है। तो मेरा पीएचडी भी, मेरा जर्नी में पीएचडी भी था, तो एसपीएम स्कॉलरशिप वगैरह भी होता है, पीएमआरएफ भी होता है, तो मुझे नेट गेट में अच्छा स्कोर और लाना चाहिए, और इसलिए मैंने वो करी, वरना मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था कि अदर के सीट लेने का। हाँ जी, तो यहाँ पर ना ये वाला पॉइंट एक्चुअली मैं भी एक्सप्लेन करना चाहती थी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आ जाती है मन में ये बात। जैसे अब आकाश वाले केस में है, उन्होंने पीएचडी ज्वाइन कर ली है ना, उनके पास जेआरएफ ऑलरेडी है, उनको स्टाइपेंड मिल रहा है, अपना जेआरएफ मिल रहा है उनको हर बार, लेकिन एसपीएम भी एक फेलोशिप होती है ना, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वो फेलोशिप मिले तो फिर आपकी रैंक जो है वो टॉप 15 में या टॉप 12 में होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू कॉल आती है। तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो भी पीएचडी में वो चाहते हैं कि उनको एसपीएम फेलोशिप मिले, तो फिर उनको अपनी रैंक इंप्रूव करनी पड़ेगी। इंटेंशन ये नहीं है कि उनको एक सीट वेस्ट करनी है, इंटेंशन ये है कि उनको अपनी फेलोशिप इंक्रीज करनी है। अब ये बात तो वैलिड है ना, वो सीट नहीं वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब ये वाली चीज़ स्पेसिफिकली मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हर बार अगर कोई स्टूडेंट रिपीट कर रहा है उसका ये मतलब नहीं होता कि वो सीट वेस्ट कर रहे हैं, उनके अपने रीजंस होते हैं अटैम्प्ट करने के। और मैं जानती हूँ कुछ कमेंट शायद हमें अभी भी देखने को मिल जाएंगे, बट स्टिल इनफैक्ट अगर मैं बताऊँ ना, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया मुझे खुद ही क्वेश्चन मिल जाते हैं हर बार कि मैम आपके मार्क्स कितने आए, आपकी रैंक कितनी आई। अब तो मैं बहुत क्लियरली बोलती हूँ बहुत टाइम से कि मैं जाती हूँ एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ इसलिए कि मैं उसका एग्ज़ाम रिव्यू दे पाऊँ। फिर आप सब ये भी चाहते हैं कि हमें सेम डे एग्ज़ाम के जस्ट बार एग्ज़ाम रिव्यू चाहिए। अब एक बात बताओ, मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ ठीक है, और आगे आपको बोल दूँ पेपर तो बहुत ईजी था, है ना, बहुत ईजी पूछा गया था, आराम से कोई भी कर सकता है, कट ऑफ जाएगी 120, आप लोग मुझे सामने से सुना दोगे, क्या बोलोगे कि मैम इतना इजी था, आप खुद कर पाए हो इतना पेपर? या तो फिर वही हो गया बहुत जीनियस हो भाई, बहुत कुछ आता है आपको, आपने आगे बोल दिया कि बहुत इजी पेपर था। लेकिन ईजी कौन बोलेगा? जो बैठ के उसको अटेम्प्ट कर पाए 3 घंटे के अंदर। तो मैं ये भी क्लियर करना चाह रही हूँ यहाँ पर कि मैं एग्जाम में गई एक बार, मैं पेपर पूरा अटेम्प्ट, पूरी बात सुनना, मैं पेपर अटेम्प्ट करती हूँ इस तरह से कि मुझे 60 में से 25 क्वेश्चन करने हैं, 40 में से मुझे 35 करने हैं, और पार्ट में मैं ए में भी ऐसे ट्राई करती हूँ। लास्ट के 10 मिनट निकालती हूँ एग्जाम में क्या करने के लिए, जितने मार्क किए सबको अनमार्क करती हूँ। नेक्स्ट टाइम से अगर आप चाहते हैं ना, मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं ऐसे, अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट टाइम से मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही पब्लिकली बता दूंगी, ये है, जाके मेरे रिजल्ट खुद चेक कर लेना। तो पॉइंट सिर्फ ये होता है कि मेरा एग्जाम रिव्यू इतना ऑनेस्ट जाता है जिससे आप सब अग्री करते हैं। रीज़न यही है, मैं खुद अटेम्प्ट कर रही हूँ। जब मैं बोलती हूँ पेपर लेंदी था तो पॉइंट ये होता है कि मैं इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ, इतने टाइम से मैंने पूरी प्रैक्टिस करी हुई है, उसके बाद भी अगर मैं नहीं अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, दैट मीन्स जो बच्चा इतना प्रेशर लेके जा रहा है, जिसको पता है कि अगर इस बार नहीं निकला मुझे फिर से 6 महीने वेट करना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, इतना प्रेशर जो लेके जाएगा वो कैसे अटेम्प्ट करेगा? उसको तो 101% लेंथ लगेगा पेपर, है ना, ये वाली बात होती है। तो जब एग्जाम रिव्यू आप एक्सपेक्ट करते हो मुझसे कि मैं आपको दूं, और जो कि सही भी होता है, कट ऑफ का प्रेडिक्शन भी इस बार सही था, आप देखेंगे वीडियो मैंने यही प्रेडिक्ट करी थी, है ना, बीच में। तो इन सब चीज़ों के लिए जाना पड़ता है। अटेम्प्ट करती हूँ ये सोच के कि अच्छे से आपको रिव्यू कर पाऊँ, उसका सबको हटा देती हूँ। आप मेरे मार्क्स देखेंगे 0 ही मिलेगा, क्योंकि सारे हटाए थे। अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं मार्क कर पाएंगे तो 4 या 8 नंबर होंगे, इतने ही नंबर हैं। तो जेआरएफ की सीट मैं वेस्ट नहीं कर रही हूँ,
और सेम आकाश वाले केस में भी उनको अपना, पहली बात तो ये कि जितने मार्क्स उनके आए थे उतनी ही कट ऑफ थी, फिर इनके फ्रेंड्स ने उनको बोल दिया कि तो बाय लक हो गया होगा, है ना। अब ये बात तो आ गई ना, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बात आ गई और मन में भी डाउट हो गया, क्या पता सही यही हो। और जब सेकंड टाइम में बहुत सारी बुक्स पढ़ के उन्होंने एग्जाम दिया, सिर्फ LSP नहीं क्वालिफाई हो पाया, फिर तो ये सेल्फ डाउट और ज़्यादा आ गया। तो फिर अब जो बच्चा इतना पढ़ रहा है, ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुका है, उसको ये तो करना पड़ेगा ना अपने कॉन्फिडेंस को वापस रीगेन करने के लिए। तो उन्होंने एग्ज़ाम वापस दे दिया और इस बार उनके पास रीज़न था कि उनको SPM के लिए उनको अप्लाई करना है। अब वो कर पाएंगे आराम से, उनके पास इंटरव्यू कॉल आएगी, अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको SPM मिल जाएगा। तो इस वाले सेगमेंट को इतना खींचने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं सोचना चाहिए। हर कोई इसलिए अटैम्प्ट नहीं करने जाता एग्ज़ाम या देने जाता है कि उनको सीट वेस्ट करनी है, ऐसा नहीं है। सबके अपने रीजंस होते हैं। और हाँ, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ सोच रहे हैं कि मुझे ये बोलना है कि मैंने 4 बार क्वालिफाई किया है या मैंने 6 बार क्वालिफाई या मैंने 10 बार क्वालिफाई किया है, वो गलत है, वो मोरली भी गलत है। आपको सोचना चाहिए, जो बाकी बच्चे जो मिस कर रहे हैं 0.5 मार्क्स से 1 मार्क्स से, उनके लिए बहुत गलत है, ये आपको नहीं जाना चाहिए, है ना। तो बस यही वाली चीज़ थी। अब वापस आते हैं, तो यहाँ पर ना मैं आपसे पूछना चाहूँगी आकाश कि आपने इतना लंबा प्रिपरेशन फेज रखा है, आपने देखा है अपनी लाइफ में ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम MSc के साथ कैसे मेंटेन कर पाएंगे, कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। आप तो PhD के साथ कर गए, है ना, तो टाइम मैनेजमेंट को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, टाइम तो सब भी कहते हैं कि निकलना पड़ता है हमें, तो मुझे टायर्ड लगता था। मैं सुबह 9 बजे जाता था लैब और काम में बिजी रहता था, और शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे आता था। तो और फिर भी मुझे टाइम निकलना पड़ता था। मैंने अलार्म दे के मुझे सुबह उठना पड़ता है और प्रिपरेशन करना पड़ता है, फिर मुझे कॉलेज के लिए निकलना पड़ता है। और दोपहर में हमारे गाइड ने दिए टाइम की 2 घंटे रेस्ट ले सकते हैं, तो उस टाइम भी कभी कभी मैं टाइम निकल देता हूँ, खाने के बाद पढ़ लेता हूँ और रात में आके 12-1 बजे तक पढ़ता हूँ। तो ऐसे टायर्ड भी लगता है, फिर भी कुछ दिन की तो बात है, ऐसे सोच के मैंने प्रिपरेशन शुरू की और अच्छे रिजल्ट्स आ गए। डेफिनेटली रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है। अच्छा, इसके साथ साथ अब ना, जैसे सपोज करिए, क्योंकि मान लीजिए आपका इंटरव्यू बच्चों ने देखा, वो इंस्पायर भी हुए, उन्होंने जैसे अभी MSc में एडमिशन लिया, वो जानना चाह रहे हैं कि हम अपने MSc के साथ ये नेट की प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू करें, क्योंकि जो हमारे MSc लेट्स से फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो तो मैच ही नहीं करता नेट वाले सिलेबस से, या बहुत ज़्यादा मैच नहीं करता, कुछ चैप्टर्स तो बहुत डिफरेंट है। मैम, तो फिर उनको कैसे करना चाहिए मैनेज? तो मैम, MSc को ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे हम नीट दे रहे हैं, मुझे लगता है। तो ऐसा ही मैं MSc के टाइम मुझे पूरा टारगेट था कि मेरा नेट होना चाहिए, तब मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, वरना टेंशन और बढ़ता जाएगा कि नेट नहीं हुआ। तो मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता था, कॉलेज जाता था, प्रैक्टिकल भी होता था, और फिर भी बाकी टाइम मैंने सिर्फ नेट के लिए अच्छे से पढ़ रहा था। वो वीडियो देख रहा था, फिर रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज सब करता था। और जब सेमेस्टर के लिए 1 महीना और 15 दिन होता था, तो मैं सेमेस्टर को पूरा फोकस करता था और अच्छा मार्क रखने के लिए ट्राई करता था, और मेरा भी ठीक ठाक परसेंटेज भी आ जाता था, तो प्रॉब्लम नहीं होता था इसलिए। ओके। अच्छा, आपसे इंस्पायर हो गए कोई बच्चा ऐसे करे, 1 महीने पढ़े, लास्ट में फेल हो गया फिर? हाँ, मैं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो मैं नहीं दे रहा हूँ, एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप ऐसा ही करो। नहीं, मैं समझ पा रही हूँ। एक्चुअली होता ये कि अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा भी सेमेस्टर का पढ़ेंगे ना, तो फिर आप लास्ट में 1 महीने में खींच जाएंगे, कर जाएंगे उसको, है ना। थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना पड़ता है। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे अगर, तो फिर लास्ट में 1 महीने में भी कर जाएंगे कवर। एक चीज़ और हो सकती है, आप ये देख लीजिए कि पहले ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके सेमेस्टर्स के सिलेबस में भी हैं और जो नेट में भी कॉमन है, तो आप पहले ना उसको अपना जहाँ भी आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, कहीं से भी ज्वाइन किया, आप पहले उसको पढ़ लो। वहाँ से होगा ये कि आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे अच्छे खासे, आप प्रैक्टिस भी कर लोगे क्वेश्चन, आपको ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा चैप्टर में। उसके बाद थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जो आपको सेमेस्टर के लिए पढ़ने होते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो इससे होगा ये कि आपका नेट और आपका MSc साथ साथ चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको प्रिपरेशन, जैसे आकाश ने बताया, जितना जल्दी हो सके आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। आकाश, इसके अलावा मुझे जानना है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में से आपका फेवरेट कौन सा है? मैम, मेरा फेवरेट है ऑर्गेनिक, लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है फिजिकल। ओहो, ये तो बहुत बहुत डिफरेंट है दोनों ना, ऑर्गेनिक और फिजिकल तो बहुत डिफरेंट है। जनरली ऐसा होता है कि हाँ, जनरली ऐसा होता है जो बच्चा ऑर्गेनिक पढ़ के जाता है वो फिजिकल छोड़ देता है।
मैम मुझे ऑर्गेनिक फिजिकल अच्छा लगता है, लेकिन ऑर्गेनिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा पीडीएफ निकाल के, वो लैब में काम करता हूँ तो पीडीएफ जो थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं क्लाइडन का पीडीएफ निकाल के एग्जाम्पल्स देखता हूँ, मैकेनिज्म कैसे गया पहले मैं ट्राई करता हूँ कि आंसर यही होगा ना, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं एग्जाम में क्वेश्चन करता हूँ तो बहुत प्रोबेबिलिटी होता है, अगर कुछ नया क्वेश्चन ऑर्गेनिक का पड़ गया तो वो गलत हो जाता है मेरा। तो अच्छा लगता है पढ़ने में और बहुत भी पढ़ा हूँ, लेकिन फिजिकल में कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं होता। फिजिकल में तो जस्ट क्लिक हो गया तो पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर टाइप का मेरा हाँ जी, आंसर हाँ जी। बहुत सही जाता है फिजिकल में। ऐसा इसलिए मैं ओके, बोल रहा था। ओके। और इनऑर्गेनिक के बारे में क्या ख्याल है आपका? इनऑर्गेनिक जो मेमोराइज करने वाला टॉपिक है, मैं पढ़ता ही नहीं, मेरा मेमोराइज वो वीक है। तो जो एस ब्लॉक पी ब्लॉक वगैरह वो मैं छोड़ देता हूँ टोटली। एनालिटिकल केमिस्ट्री और मैं फोकस करता हूँ कि ऑर्गेनोमेटेलिक्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऐसा कुछ। ओके, आपने ना बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि आप कुछ चैप्टर मिस कर देते हैं। अब ना हाँ बहुत मैम। सारे बच्चों को लगता है कि आपको 100% सिलेबस कवर करना पड़ेगा, तब जाके आपकी इतनी अच्छी रैंक आ सकती है। तो आप नहीं मुझे मैम, ऐसा ऑनेस्टली बताइए, कौन से चैप्टर आप छोड़ के गए थे? मैम पहले जब मेरा जेआरएफ हो गया था तो मैं इनऑर्गेनिक का एनालिटिकल केमिस्ट्री, वो मेन ब्लॉक एलिमेंट्स और वो क्या होता है रेडियो एक्टिविटी वाला न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर वो केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री ऐसा वो छोड़ दिया था। और ऑर्गेनिक में मैं तब फोटोकेमिस्ट्री और बायोमोलिकुल्स वो भी छोड़ दिया था। और फिजिकल स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स वो थोड़ा टॉप लगता था तब, तो उसे भी छोड़ दिया था। ऐसे करते हैं। ओके, ओके। और इस बार आपने कौन से चैप्टर्स लीव किए? मैम मेरा गेट में अच्छा रैंक लाने के लिए चाहता था, तो मैं जो बीच वाला था ना सेकेंड जो नहीं हुआ, तो उस टाइम मैं ट्राई किया कि मुझे 100% सिलेबस कवर करना है, तो सब कुछ देखता था। अच्छा, अगर आपको बुरा ना लगे मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ मैम। जब आपने इतना सारा पढ़ा था, बुक्स पढ़ी, सारी चीज़ें पढ़ी, पर आपका एलएस क्वालिफाई नहीं हुआ, इसमें है ना? मैम। एलएस भी क्वालिफाई नहीं हुआ, उस टाइम को क्या लगता है आपकी मिस्टेक्स क्या रही होंगी उस टाइम पे? हाँ मैम, वो मिस्टेक ये रहा कि मुझे एक्चुअली मैं एक्चुअल प्रोसीजर नहीं फॉलो किया, जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज देना है और रिवीजन करना। नोट को तो फिंगर टिप्स में ही रखना है, पहले फॉर्मूला को भी फिंगर टिप्स में रखना है। तो मुझे लगा कि मेरा सब माइंड में है, और टेस्ट सीरीज भी नहीं था, एटलीस्ट पता चल जाता। तो मुझे लगा मेरा सब माइंड में है और मैं बुक्स वगैरह पढ़ के और नॉलेजेस हो जाऊंगा और ज़्यादा मार्क आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और एक प्रॉब्लम था कि मैम मेरा ऑर्गेनिक मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने जब एग्जाम दिया तो फिजिकल के उतने बड़े बड़े लिखा है, तो मुझे देख के डर लगा कि इतना कौन पढ़ के आंसर देगा, ऑर्गेनिक कर लेता हूँ। तो ऑर्गेनिक मेरा सब गलत हो गया। तो ओके, ओके। इसमें अच्छा, फिर आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जिनको लगता है कि हम सेल्फ स्टडी से कर लेंगे, सिर्फ बुक्स पढ़ के कर लेंगे? बुक्स पढ़ के मुझे नहीं लगता कि बुक्स पढ़ बहुत टाइम लगेगा और इतना अच्छा नहीं होगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बुक से। मैम अभी मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, वो हो रहा है। क्लाइडन अब देख रहा हूँ तो मुझे मैकेनिज्म देखने की जरूरत नहीं रही अब, क्योंकि हो जाता है, क्योंकि मैंने अच्छे से कोचिंग ले ली है। वो रिएजेंट्स अच्छे से फर्स्ट से लास्ट तक ऑर्गेनिक जो है पढ़ लिया है, तो मुझे अब इजी लग रहा है। लेकिन बहुत बच्चे होते हैं कोचिंग नहीं लेते, स्टार्टिंग से ही बुक पढ़ते हैं, तो मुझे भी बहुत हार्ड लगता था और बुक पढ़ना छोड़ दिया था हम बीच में। वो नहीं हो रहा है, बहुत हार्ड है ऐसा। ओके। तो यहाँ पर ना हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आप बुक्स बिल्कुल छोड़ दो, बट हम ये हाँ मैम। कहना चाह रहे हैं कि जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, इनको क्रैक करने का एक सिंपल सा आप लगा लो फॉर्मूला है ये, कि आपको रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रिविजन बहुत ज़्यादा करनी है ना? रिविजन करने के साथ साथ आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट सीरीज देनी है। इससे ना आप खुद को कॉन्टिन्यूसली इवैल्यूएट कर पाएंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता लगता रहे टाइम टू टाइम आपकी प्रिपरेशन किस ट्रैक पे जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हम तो कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, हमारे पास सेल्फ स्टडी ही एक ऑप्शन है, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सेल्फ स्टडी करिए। लेकिन कोई ना कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई फ्रेंड ऐसा होगा जिसने कहीं ना कहीं कोर्स ज्वाइन किया होगा, है ना? आप एक बार उसके टच में जाइए, उनसे पूछिए किस तरह से चल रही है पढ़ाई, उनके नोट्स ले लीजिए आप। उससे ना आपको एक डायरेक्शन मिलेगी पढ़ाई की। बहुत सा ऐसा ना कि बुक को लाइन से पढ़ेंगे, लाइन से नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा सा चैप्टर की सीक्वेंस बनानी है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो सबसे बेस्ट रहेगा एक बार अपने अगर लग रहा है ना कि हम नहीं पे कर पाएंगे इतना, या हम कोर्स नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, तो हमें सिर्फ बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, तो सबसे बेस्ट रहेगा कोई फ्रेंड ढूंढिए अपना जिसने कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रखा हो, उसके बाद नोट्स देखिए, आपको डायरेक्शन मिलेगी पढ़ाई करने की।
ठीक है आकाश, फिर इसके अलावा हमने ये तो बातें कर ली। अब ना टेस्ट सीरीज जब आप देते थे फर्स्ट टाइम पे, आपने अभी भी दी होंगी टेस्ट सीरीज, तो हाँ आपका स्कोर कितना रहता था उस टाइम पे? मैम मैं चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो पहले मैं चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज देता था और मेरा 60%, 58% ऐसा रहता था, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। और कभी कभी तो 50%, 48%, तो मेरा मोटिवेशन वहाँ डाउन हो जाता था। तो मुझे लगा कि मुझे टेस्ट सीरीज नहीं देना, मुझे डर लगता है। ऐसे डर के मैंने छोड़ दिया टेस्ट सीरीज देना। ओके। तो वो अच्छा मैंने बहुत हम्म बड़ी गलती कर दी थी, तो कर दिया था तब मैंने। और उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कहाँ से करना है, पहले क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट, वो तो मेरा प्रॉब्लम हुआ। ओके। अच्छा, अब ना बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि स्टार्टिंग में पूरे जोश में होते हैं, हमने टेस्ट दिए भी होते हैं, बट मार्क्स कम आए तो देने का मन ही नहीं करता, हाँ है ना? मैम, फिर उस वाले केस में कैसे करें मोटिवेट खुद को? हमें रिजल्ट में फोकस नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ रिजल्ट देखना ही नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एनालिस इसलिए टेस्ट देना है कि 90% आ जाए, इसलिए नहीं कि इसलिए देना है कि हम देखते हैं कि हम कितना ठीक होता है, कितना गलत होता है। अगर गलत हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, वो अलग कुछ कॉन्सेप्ट, अलग कुछ सोर्स से आ रहा है वो क्वेश्चन, या हमने सिली मिस्टेक किए, ऐसा कुछ वो एनालिस करना होता है कि हमारा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा कुछ। वो रिजल्ट को नहीं देखना चाहिए। तो हमें अपने सिर्फ वीक एरियाज अपने एनालाइज करने कि ये वाला पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी ये वाला टॉपिक हमारा वीक रह गया, तो इस पर अभी थोड़ी सी मेहनत और करनी है। यस मैम। है ना? तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा आकाश, जैसे रिवाइज करने की बात जब आती है, इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, तो आपने रिविजन को कैसे मैनेज किया था? मैम शायद ये ट्रिक आपका है। मैं जो आप बोले थे ना, जो एक चीट बना लेना है, जिसमें मैंने ऐसा किया था कि फिजिकल का 5 चैप्टर, फिर इनऑर्गेनिक उसका 5-6 चैप्टर, ऑर्गेनिक का 5-6 चैप्टर लिख दिया और साइड में वो बॉक्स कर दिया। तो रिवीजन स्टार्ट किया, पहले केमिकल काइनेटिक्स से, फिर थर्मोडायनामिक्स, ऐसे करके रिवीजन किया। और जब स्टार्ट किया मैंने केमिकल काइनेटिक्स, पहले नोट को फिंगर टिप्स में रखा, फिर फॉर्मूला को फिर से रिवीजन किया, और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन अच्छे से, सारे क्वेश्चन, ऐसे नहीं है कि जो फास्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए थे सिर्फ वही 2-4 क्वेश्चन कर लिया मैंने। एवरी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने किया, और IIT जाम का भी किया। फिर ऐसे चलता था कि ऑर्गेनिक का 5 चैप्टर खत्म हो गया, फिर इनऑर्गेनिक का खत्म हो गया, फिर मैं आता था फिर से केमिकल काइनेटिक्स में। ऐसे में 7-8 सर्कल चलता था कि रिवीजन मेरा 5-6 मिनिमम तो होना चाहिए एग्जाम से पहले। अरे वाह, ये बहुत ज़्यादा है। पता है, इतनी रिवीजन अगर हो गई फिर तो आपको वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नोट्स तो मेरे टिप्स पे हैं, सारे फॉर्मूले माइंड में है। अब तो सिर्फ जो नए क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, उनकी अप्रोच हमें संभालनी है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे मुझे भी पूछते हैं कि कैसे थर्मोडायनामिक्स का कैसे करते हो, क्वांटम तो मुझे बहुत डर लगता है, वो क्वेश्चन नहीं होता। तो मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जब मैंने क्वांटम रिवीजन क्वांटम पढ़ने के बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम असाइनमेंट किया, तो मेरा 40% क्वेश्चन ही खुद से हुआ, बाकी मेरा सॉल्यूशन देखना पड़ा। नेक्स्ट टाइम जब फिर वही क्वेश्चन, वो प्रीवियस क्वेश्चन फिर से किया, तो वही थोड़ा इंक्रीज हुआ, 60% क्वेश्चन आया। फिर भी करने के बाद भी 40% क्वेश्चन मेरे माइंड में क्लिक नहीं हुआ। इससे 4-5 बार रिवीजन होने के बाद मेरे क्लिक होना शुरू हो गया, तो नया क्वेश्चन भी इजीली शुरू हो गया। तो अब मेरा क्वांटम भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, जो एवरी एग्जाम में मेरा क्वांटम से बहुत अच्छा मार्क्स आ जाता है। नहीं, आपने ये वाला पॉइंट, हाँ जी। तो आकाश, जैसे आपने बोला कि आपने क्वांटम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल उठाया, क्योंकि बच्चों को ना मैक्सिमम बच्चे क्वांटम छोड़ ही देते हैं या फिर डरते बहुत है ना, उनको लगता है क्वेश्चन तो सॉल्व होने नहीं है। तो जैसे आपने ये एक्सप्लेन किया ना कि फर्स्ट टाइम में जो आपने पूरा पढ़ाई, क्योंकि ना आपको अपनी बात करते हैं, जो केमिस्ट्री वाले कोर्स की बात करते हैं, जैसे उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग की आपकी 2 या 3 क्लासेस गई, फिर असाइनमेंट आया। असाइनमेंट में वही क्वेश्चन जो हमने क्लास में डिस्कस किए, उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने बहुत ही ऑनेस्टली बताया कि फर्स्ट टाइम में सब कुछ अच्छे से करने के बाद भी 40% के आसपास के क्वेश्चन सॉल्व हुए, है ना? तो इससे क्या हुआ, आपको लगा कि मुझे और पढ़ने की जरूरत, आपने वापस से रिवाइज किया, फिर आप सॉल्यूशन देखने के बाद भी आप 60% कर पाए, है ना? बट एक टाइम पे आपने बोला कि अभी आपको क्वांटम बेस्ट लगता है अपना। तो ये वाली अप्रोच बहुत बेस्ट है। आपको जो भी चैप्टर जितना डिफिकल्ट लगता है ना, उसकी उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ रिविजन करनी है ना? मैं ठीक बोल रही हूँ आकाश? है ना, यही कहना चाह रहे हैं आप कि जो भी चैप्टर जितना ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, हमें उसकी उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ रिविजन करनी है। अगर क्वांटम सबसे डिफिकल्ट है, उसको 10 बार रिवाइज करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा कम है, उसको 8 बार रिवाइज करेंगे, है ना? काइनेटिक्स सबसे ईजी है, 2 बार रिवाइज करेंगे। इस तरह से कर सकते हैं।
और एक बात है कि मेरा पहले से ये प्रॉब्लम होता था कि फिजिकल में फार्मूला नहीं याद रहता था, तो मैंने एक फार्मूला का नोट बनाया जिसमें ओनली फार्मूला और वो जो क्या होता है ट्रिक्स वगैरह और कॉन्स्टेंट्स वैल्यू ऐसा मैंने लिख दिया और डेली वो प्रैक्टिस करने लगा। तो वो बहुत ओके। फायदा दिया कि मेरे माइंड में सब क्लिक हो गया कि ये फार्मूला है वो फार्मूला है, तो वो भी मेरा एक स्ट्रॉन्ग जोन हो गया उसके लिए। ओके, तो फिजिकल हैंडल करने का आपने ये अच्छा शॉर्टकट बता दिया ना, ट्रिक हो गई, तो काइंड ऑफ एक टिप हो गई है बच्चों के लिए कि इसमें फॉर्मूले आपको लिख लेने हैं और उसको रिवाइज करते रहना है बार बार। हाँ, छोड़ देते हैं कि क्वांटम मुझे बहुत हार्ड लगता है, 2-3 बार रिवीजन करके और भी करो ना। और करने से मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि बहुत बार फिजिकल का प्रॉब्लम करने के बाद को माइंड में क्लिक हो जाता है। अब 2 बार रिवीजन किए और एक नया क्वेश्चन आ गया, माइंड में क्लिक नहीं होगा, लेकिन वही वही सब्जेक्ट आप वही चैप्टर आप 10 बार रिवीजन करने के बाद वही सेम क्वेश्चन देखेंगे तो क्लिक हो जाएगा, ऑब्वियसली ऐसा होता बिल्कुल है बिल्कुल, हाँ जी। इसमें हम नहीं, ये वाली टिप आपकी बहुत अच्छी है, इनफैक्ट बहुत ऑनेस्ट है। एक्चुअली चैप्टर को डील करने का ना यही एक सोल्यूशन है, सिंपल। जो चैप्टर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है उसको आप ऐसे ही हैंडल कर सकते हो, ऐसे ही मैनेज कर पाएंगे। उसको रिवाइज, उसका रिविजन बढ़ा दो, जितनी बार रिविजन करेंगे उतना अच्छा होता जाएगा चैप्टर। उतना अच्छा होता है इसमें। ओके, अच्छा, ऑर्गेनिक के लिए ऐसा कुछ है क्या कि ऑर्गेनिक को इस तरह से कर सकते हैं? ऑर्गेनिक में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो मेरा इसलिए पहले ऑर्गेनिक का क्वेश्चन गलत हो जाता था। और तो मुझे लगता है कि मैं अदर चैप्टर का मैंने बुक नहीं फॉलो किया इतना, लेकिन ऑर्गेनिक में मुझे लगता है कि कुछ एग्जांपल्स हमें देखना चाहिए, वो क्लाइडेन से और कैरोथस से। क्लाइडेन बहुत इजी होता है क्योंकि उसका मैकेनिज्म डिटेल में दिया है, तो जब भी फ्री टाइम मुझे मिलता था तो मैं पीडीएफ निकाल के वो ग्लाइडेन का एग्जाम्पल देखता था। पहले खुद करता था, इसका मैकेनिज्म ऐसे हो के उसका प्रोडक्ट ऐसा निकलेगा, और फिर देखता था कि हाँ ठीक है। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल्स कवर कर लिया, तो डायरेक्ट ग्लाइडेन से भी बहुत क्वेश्चन आता है और बहुत कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया वहाँ से भी। मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक में थोड़ा हमें एग्जाम्पल्स वगैरह देखना चाहिए। ओके, और इनऑर्गेनिक के लिए क्या कहना चाहेंगे? इनऑर्गेनिक्स में हम आपके नोट से ही तो सब हो जाता है ऑनेस्टली। ओके ओके, ठीक है। तो ये तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया। अब ना एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब एग्जाम के बारे में, ये कि जब आप एग्जाम देने गए तो वहाँ पे ना 3 घंटे का प्रेशर इतना आ जाता है कि 3 घंटे में सारा करना है, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी एग्जाम को अटेम्प्ट करते टाइम? मैम, मेरा पर्सनल मानना है कि हम जब एग्जाम स्टार्टिंग में बैठते हैं तो हमारा दिमाग शार्प होता है, तो धीरे धीरे हमारा जो एफिशिएंसी वो डिक्रीज होता है। तो हार्ड क्वेश्चन मैं पहले करता हूँ, तो पार्ट सी हमेशा मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं पार्ट सी को इस बार तो मैंने पार्ट सी को 2 घंटे दिए और 1 घंटे में वो पार्ट बी किए और एप्टीट्यूड कुछ अटेम्प्ट किए। यस मैम। तो हमेशा आपका था कि पहले पार्ट सी, देन पार्ट बी, देन पार्ट ए? पार्ट भी बहुत इजी आता है हमेशा, और वो जब भी आप जितना टेंशन में भी करोगे वो ज़्यादातर ठीक हो जाता है। लेकिन पार्ट सी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मार्क लाता है, तो हमें पहले करने से अच्छा होगा अगर आपका एफिशिएंसी अच्छा होगा स्टार्टिंग में, तो मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब आप इस टाइम एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे थे, बीच में कोई ऐसा पॉइंट आया जब आपको लगा कि शायद पेपर इस बार भी आप नहीं कर पाएंगे क्रैक, या पेपर डिफिकल्ट आ गया या आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ऐसा कुछ लगा था बीच में? मैम, इस बार मैं कुछ इतना रिजल्ट के बारे में इतना सोचा नहीं था, मुझे मेरा बेस्ट देना था, तो बोला ऐसे सोचा कि बेस्ट देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, ऐसा कुछ। ओके 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 ओके। अच्छा, इसके अलावा अभी जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, ऐसा कुछ कि आपने ओवरऑल प्रिपरेशन फेज में क्या सीखा, लाइफ के बारे में क्या सीखा? केमिस्ट्री तो बहुत सारी सीख ली, लाइफ के बारे में क्या सीखा? लाइफ के बारे में हम केमिस्ट्री के बारे में पहले बता दूं? ठीक है, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैंने मेरा हर एग्जाम क्रैक हो जाता है क्योंकि आईआईटी एग्जाम भी हुआ था, टीपर भी हुआ था, तो गेट नेट सब होता है। मुझे लगता है कि मैं 3 चीज़ फॉलो करता हूँ, और वो है कि कंसिस्टेंसी। मेरा जेआरएफ होने के बाद भी बहुत बच्चे जेआरएफ हो गया मुझे तो स्टाइपेंड मिलेगा तो छोड़ देते हैं पढ़ना, वो रिसर्च में लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए हमें ग्रो करने के लिए, तो हमेशा कंसिस्टेंसी रहता हूँ। और पढ़ाई हमेशा जो भी होता है मस्ती के साथ पढ़ाई तो जरूर होता है, और हार्डवर्क मीन्स ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता मोबाइल में, और टाइम देता हूँ थोड़ा पढ़ने के लिए, जितना मस्ती उतना ठीक ठाक करता हूँ। और रिवीजन मेरा वो तो है, जो मैंने बोला कि कितने सर्कल मेरा रिवीजन होगा, तो वो हमेशा मैं बोर लगता है फिर भी मैं रिवीजन करता हूँ, काइनेटिक्स फिर थर्मोडायनेमिक्स फिर ऑर्गेनिक फिर ऐसे ऐसे। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब हम
जैसे कि मैं अब लैब में हूँ, लैब में तो पढ़ नहीं सकता, फिर मोबाइल वगैरह में आजकल 100 मटेरियल्स है, तो हम वहाँ भी टाइम वेस्ट ना करके वो देख सकते हैं जिनको टाइम का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ। तो हमें ग्रो करने के लिए ये 3 चीज़ करना चाहिए, और अपने आप रिजल्ट तो अच्छा होगा ही इसमें। ओके, और जो बच्चे अभी 0.5 मार्क्स से 1 मार्क्स से रह गए उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर 0.5 में रह गए तो अच्छे से प्रिपरेशन करो और टॉप 10 में लाओगे, जैसे बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट बार टॉप 10 लाओगे। बहुत ही बढ़िया। जो भी 0.5 1 2 मार्क्स से रह गए हैं, बस आपको दोबारा वो मेहनत करनी है, इस बार टॉप 10 आएगी, तो ये मोटिवेशन हम लेके चल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ऐसे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 1 बार 2 बार 3 4 बार एग्जाम दे चुके हैं, बट वो 50 या 60 मार्क्स भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरे भी ऐसे कुछ दोस्त हैं मैम। मैम हमारे लैब में एक भाई है जिन्होंने 11th, वो बोले थे कि 11th अटेम्प्ट, वो 5 साल हो गए उनका पीएचडी ज्वाइन किए हुए, 4-5 साल, फिर भी उनका अभी हुआ है। वो बोल रहे थे कि ये उनका लास्ट अटेम्प्ट था और हुआ है। मैम गॉड प्रॉमिस हो गया, चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मैम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ट्राई करते रहिए। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया एमएससी के ऑन, मेरे एक दोस्त का सेकंड अटेम्प्ट में हुआ, जो सितंबर में जो एग्जाम हुआ था 2022 में, और मेरा और एक फ्रेंड का अभी हो गया, मेरा रैंक है और उसका क्लियर हो गया, और एक दोस्त मेरा उसका नहीं हुआ है अभी। तो मैं बोल रहा हूँ अभी इस बार होगा, वरना अगले बार होगा श्योर। तो आपको ट्राई करना चाहिए और रिजल्ट का वेट करना चाहिए, कभी तो होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ का फास्ट हो जाता है, कुछ का थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में होता है। तो हमें सिर्फ ट्राई करना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। चलिए, मैं ये होप करती हूँ, इनफैक्ट हम दोनों ये होप करते हैं कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा और आपको बहुत सारी मोटिवेशन भी मिली होगी आकाश से बात करके, क्योंकि उन्होंने खुद भी अपनी लाइफ में काफ़ी अप डाउन देखे हैं, है ना। पहले पढ़ाई करी, जेआरएफ निकल गया, देन वापस से और ज़्यादा पढ़ाई करी, एलएस भी नहीं हुआ। इस वाले पॉइंट पे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस एकदम डाउन जाता है, फिर लगता है कि शायद वो गलती से ही निकल गया, शायद सब आसपास सब सही बोल रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, कई बार क्या होता है ना, हम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो हम लोग ऐसे मीन भी नहीं करते, कि जैसे आपको कोई फ्रेंड ऐसे रैंडमली बोल दे कि बाय लक हो गया होगा, अब वो तो बोल के चले गए, बट ये जिस बंदे को आपने बोला है वो इसको कैसे परसीव करेगा और कैसे उसका माइंडसेट कैसे हो जाएगा, इसके बाद हम ये नहीं सोचते हैं। तो बस मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि आप ना प्लीज़ बोलने से पहले थोड़ा सा सोचिए। आपने किसी फ्रेंड को बोल रहे हैं, आप घर पे किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, तो आप तो बोल के हट जाते हैं, बट इसके ना साइड इफेक्ट्स बहुत सारे रह जाते हैं। तो आप सोच रहे हैं आप किसी की, मैं सिर्फ ये जनरल बात कर रही हूँ कि अगर आपने कुछ भी बोल दिया किसी के बारे में, तो वो चीज़ें माइंड में रह जाती हैं और बहुत लंबे टाइम तक माइंड में रहती हैं। अब देखिए, आकाश ने बहुत मेहनत करी, वो निकाल गए। अगर बाय चांस वो नहीं निकाल पाते, तो वो लाइफ का एक काफ़ी फेज़ ऐसे निकालते जिसमें वो बहुत डीमोटिवेटेड रहते, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट होने के बाद भी वो डीमोटिवेटेड रहते। तो अगर आपको अभी समझ पा रहे हैं ये वाली बात कि आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सामने वालों को बहुत अलग तरह से भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो हमेशा बोलने से पहले प्लीज़ थोड़ा सा सोचें एंड बी काइंड टू एवरीवन, स्पेशली आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, एटलीस्ट उनके लिए तो हम सोच ही सकते हैं। और वैसे भी अगर हम इन जनरल भी बात करें, तो अगर हम हर किसी का थोड़ा सा काइंड हो जाएंगे ना, चीज़ें वैसे ही बहुत सिंपल हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आपके बारे में कोई ऐसे कॉमेंट करके चला जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि पढ़ाई ठीक है, सारी चीज़ ठीक है, बट हमें अच्छे इंसान बनने पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करें। तो आई थिंक यहाँ से इस इंटरव्यू से हम ये भी सीख सकते हैं। आकाश, लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे? मैम अभी तो कुछ नहीं याद आ रहा है, क्या बोलूँ मैम। अच्छा, फैमिली को कुछ बोलना चाहेंगे? फैमिली का क्या रोल रहा पूरे प्रिपरेशन फेज में? मैम मेरे फैमिली हमेशा से भी सपोर्ट करते हैं मुझे, और प्राउड फील करते हैं मैं जब भी अच्छा रिजल्ट करता हूँ। वो मुझे मोटिवेट करता है कि मुझे फैमिली को और भी प्राउड बनाना है। वो ऐसा कुछ, मेरे रिलेटिव्स भी मुझे प्राउड फील करते हैं मेरे लिए, कि वो कैसे बताऊँ, वो भी फ़ोन करके उनके दोस्तों को बोल देते कि मेरे आगे ये है, वो ऐसा रिजल्ट क्या है। तो वो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा भी करना चाहिए सबको। तो मुझे वो मोटिवेट करता है कि पढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, अच्छा और रिजल्ट लाने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपके फ्रेंड्स का क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन जर्नी में? मेरे फ्रेंड्स के लिए मैं इतना आगे आया हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स कुछ फ्रेंड्स जो मुझे डाउट किए, इसके लिए वो ड्राइविंग फोर्स बन गया कि मुझे प्रूव करना है, खुद को अच्छा करना है, और वो हो गया। तो थैंक यू दैट फ्रेंड्स। चलिए, ये भी अच्छी बात है कि लास्ट में वही ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, है ना, अंत भला तो सब भला। तो भी आगे क्या प्लान्स हैं? मैं अच्छे से पीएचडी करना है, एसपीएम हो जाए तो बहुत अच्छा, और पीएचडी कंटिन्यू करना है। और गेट में मैम आप क्या बोल रहे हैं, गेट में अच्छा रैंक लाने के लिए, या कोई सीट ले जाऊंगा किसका? नहीं, गेट में डेफिनेटली आप अच्छा रैंक लेके आएंगे। इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ आपको ना, ये पढ़ाई वाली जो कंसिस्टेंसी है ना, ये मेंटेन करके रखनी चाहिए,
क्योंकि ना मैम। यहाँ पे मैंने भी ये वाली चीज़ बहुत टाइम में से सीखी है और इनफैक्ट प्रोफेसर से बात करके पता चलता है ये वाली चीज़ कि बहुत सारे बच्चे ना पीएचडी जब स्टार्ट करते हैं तो वो 5-6 साल के लिए सिर्फ पीएचडी ही करते रहते हैं और फिर क्या होता है, अगर सपोज करिए उन्होंने कहीं पढ़ाने के लिए अप्लाई किया आफ्टर पीएचडी तो इंटरव्यू तो होना है, और इंटरव्यू में क्योंकि आपको बीएससी के बच्चों को पढ़ाना है या एमएससी के बच्चों को पढ़ाना है तो क्वेश्चंस भी फिर उसी लेवल के आएंगे। और उस टाइम पे क्या होता है, इतना 5-6 साल का गैप एकेडमिक्स से थोड़ा सा होने की वजह से आप बेसिक क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट रहता है कि पीएचडी के साथ साथ आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को नहीं भूलना है। तो अगर आकाश आप ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाए ना थ्रू आउट योर पीएचडी तो वो बहुत बेस्ट रहेगा। मैं आपको यही बोलूँगी, एग्जाम्स तो आते जाते रहेंगे बट आप पीएचडी कंटिन्यू करेंगे ही ना आगे, तो आपको ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। आपके कॉन्सेप्ट इतने ही स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, ट्राई करिएगा। यस मैम, एक दिन तो टीचर बनना है तो ये पार्ट ये क्या है वो तो पढ़ाना हाँ है। जी, बिल्कुल पढ़ाना है और आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, यस मैम। है ना। और क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो डिजर्व करते हैं एक अच्छा टीचर यस जो मैम। उनको एमएससी में मैम मैं आपको थैंक यू बोलना भूल गया। मैम मैं जो भी हूँ वो आपके लिए हूँ, बहुत कंट्रीब्यूशन है आपका। स्टार्टिंग से मैंने एमएससी के स्टार्टिंग से ही आपका वीडियो देख के, और आपका सिर्फ वीडियो नहीं, आप जो भी बोलते थे, जो टिप्स देते हैं तो वो मैंने दिमाग में सेट करके वो पूरा भरोसा है आप पे, तो मैं वो सब अप्लाई। चलिए, मुझे जान के बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी आप भी ऐसे ही टीचर बने जो स्टूडेंट्स को बहुत इंस्पायर करें, बहुत मोटिवेट करें, स्टूडेंट्स आपकी बात सुने और आप उनको हमेशा अच्छा गाइड करें। इसमें एंड आई एम वेरी श्योर आप कर पाएंगे। नहीं, आप मुझसे भी बहुत अच्छे टीचर बनेंगे, आप बहुत अच्छे टीचर बनेंगे क्योंकि आपने खुद ये वाला फेस देखा है ना। तो बात है ना, जो स्टूडेंट जितना अच्छा स्टूडेंट होता है वो उतना ही अच्छा टीचर बन पाता है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम वेरी श्योर आप बहुत अच्छे टीचर बनेंगे। चलिए, मैं यही चाहूँगी आपका एसपीएम आपको मिल जाए, है ना। इतनी मेहनत करिए, एफर्ट्स का डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलना चाहिए आपको, एसपीएम मिल जाए और लाइफ में बहुत अच्छा करें। थैंक यू मैम। और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी श्योर बच्चों को भी आपका इंटरव्यू दैट इज़ वेरी स्वीट, बहुत अच्छी बात है। और आपको प्राउड होना भी चाहिए खुद पे भी। अभी कोई सेल्फ डाउट का ऐसे क्वेश्चन ही नहीं है ना, आप प्रूव कर चुके हैं खुद को, यस मैम। है ना। चलिए, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप लाइफ में बहुत अच्छा करें, यस मैम। है ना। चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम।